हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बच्चों, हम लोग पहला आय और रोजगार निर्धारण में हम लोगों ने कंजम्पशन के बारे में देखा और हम बचत के बारे में देखेंगे। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। अब यहाँ हम लोग एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो हम इनकम करते हैं, मान लीजिए हम 500 रुपया कमाते हैं, उसमें 300 रुपया खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, तो 200 बचा, तो 200 हमारा सेविंग हो गया, वो हमारा 200 क्या हुआ, बचत हुआ। तो उसी में अर्थव्यवस्था में आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता बचत कहलाता है। अर्थव्यवस्था में मैंने पूरे भारत के अपने देश का अर्थव्यवस्था में ले लें। मान लीजिए हमारे अर्थव्यवस्था में इनकम 600 करोड़ का है, उसमें 300 करोड़ खर्च हो जाता है, तो 300 करोड़ बचता है। तो 300 करोड़ जो बचता है उसको हम बचत कहते हैं। फिर उस बचत को हम कहीं निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान अलग फैक्ट्री बैठा दें या कोई मशीन बैठा दें, उसको हम निवेश या विनियोग करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया जाता बचत कहलाता है। तो किन्स के अनुसार बचत आय का फलन है। किन्स कहते हैं बचत आय का फलन है। एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। वहाँ हमने पढ़ा था उपभोग आय का फलन है। सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, यानी कंजम्पशन भी आय का फलन है और बचत भी आय का फलन है। तो यहाँ यस क्या हो गया, बचत सेव हो गया, और वाई फलन फंक्शन हो गया। तो बचत प्रवृत्ति के प्रकार, बचत भी प्रवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है। वहाँ हम लोग पढ़ा कि कंजम्पशन उपभोग की प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, उसी प्रकार बचत की प्रवृत्ति भी 2 प्रकार की होती है। पहला औसत बचत प्रवृत्ति, वहाँ हम उनको पढ़ा था कि औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो यहाँ औसत बचत प्रवृत्ति उसी के अनुसार है। जैसे एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति मतलब एवरेज प्रॉस्पेंसिटी टू सेव। ए से एवरेज, पी से प्रॉस्पेंसिटी टू, एस से सेव। तो एपीएस इक्वल टू एस अपन वाई। वहाँ हम लोग क्या देखा थे, वहाँ हमने देखा था कि एपीसी इक्वल टू एस अपन वाई। तो औसत बचत प्रवृत्ति बराबर होगा कुल बचत। यस जो है हमारा कुल बचत है, वाई है कुल आय। तो C इज ग्रेटर देन वाई कह रहा है कि C इज ग्रेटर देन वाई, यानी बचत जो है वो आय से अधिक हो सकती है। हो सकता है कि हम 500 रुपया कमाते हैं और 600 रुपया खर्च करें, तो 100 रुपया हम या तो पहले से रखें वो खर्च कर देंगे या किसी उधार लेकर खर्च करेंगे। तो जो बचत है वो इनकम से ज़्यादा हो सकती है। तो y इक्वल टू सी, बचत इनकम था तो y बराबर सी प्लस एस होता है, यानी हमारी जो इनकम है वो हमारा कंजम्पशन और सेविंग को जोड़ दिया जाए तो बराबर इनकम बराबर हो जाएगा। मान लीजिए हमने 300 रुपया खर्च किया और 100 रुपया बचाया, तो 300 और 100 जोड़ देंगे 400, ये हमारी इनकम हो गई 400। यहाँ दिया है माना हमारे देश, माना किसी देश की यह है रुपया 300 करोड़ है, ठीक, और बचत रुपया देश की नहीं है, माने किसी फैक्ट्री को मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसकी इनकम है रुपया 300 करोड़ और बचत है रुपया 60 करोड़। तो हमें एपीएस इक्वल टू एस अपन वाई में देखेंगे कि हमारी इनकम वाई 300 करोड़, 300 नीचे रखेंगे और 60 बचत 60 है, 60 ऊपर रखेंगे, तो एपीएस बराबर निकल 60/300। तो यदि इसको हम काट दें 60 25 300 होता है, 60 एकम 60 है, 60 25 300, या 9 तो 1 0 1 0 काट दीजिए, 6 50 1/5 हुआ। 1/5 का भाग देंगे तो 0.2 आएगा, या 0.2 को हम 20% भी कर सकते हैं। तो हमारा एपीएस हो गया, औसत बचत प्रवृत्ति हमारी हो गई 20% या 0.2। अब दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रॉस्पेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रॉस्पेंसिटी टू सेव, इसको हम कहेंगे एमपीएस। एमपीएस, एम क्या हो गया मार्जिनल, पी हो गया प्रॉस्पेंसिटी और एस हो गया सेव, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर हो गया बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। एमपीएस डेल्टा एस अपन वाई। वहाँ हमने उपभोग में देखा था कि एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई। यहाँ एमपीएस हो गया डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई। डेल्टा एस मतलब हो गया
कि यदि हमारी इनकम, यहाँ हमारी इनकम क्या है 300 और हमारी इनकम बढ़कर हो जाए 600, तो 600 300 घटाएंगे तो 300 हो गया, यानी हमारे इनकम में परिवर्तन हुआ ना, 300 से 600 हुआ, 300 बढ़ा, तो दोनों का अंतर 300 थे, डेल्टा वाई 300 हो गया। बचत यहाँ हमारा था 60, हमने मानेंगे हमारा बचत हो गया 120, दूना हो गया, तो 120 में 60 घटाएंगे तो रुपया 60, डेल्टा एस क्या हो गया, जो दोनों का अंतर है 120, 60 से 120 हुआ है तो वो 60 हो गया। तो एमपीएस हो गया डेल्टा एस हमारा डेल्टा आई, ऊपर हो गया 60, नीचे हो गया 300, तो इसको भी उसी तो काटेंगे 60 के कम 60 पच्चीस 300, तो ये भी हो गया 1/5 20% भी आया। तो संयोग से भी 20 आ गया, नहीं कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मान लीजिए हमारा 300 से बढ़कर 400 हो गया और 60 से बढ़कर 80 हो गया, तो हमारा अंतर दूसरा आ सकता है। जगह यदि आय रुपया 300 से बढ़ के 600, यहाँ हमारी आय कितनी थी, यहाँ हमारा 300 था, तो यहाँ 300 से 600 हो गया, तो 600 में 300 घटाए नीचे 300 हो गया। और बचत हमारा हो गया, यहाँ 60 था तो यहाँ 120 हो गया, 120 से 60 करो, तो ये भी हमारा 20% अतिरिक्त आय की बचत होगी। अब अगला है विनियोग का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या निवेश भी कहते हैं, इसको विनियोग कहते हैं। तो आय का वह भाग जो उपभोग न करके उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, विनियोग कहा जाता है। आय का वह भाग मतलब आय जो हम इनकम करते हैं उसमें से जो हम खर्च के बाद जो बचता है उसको हम उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। उस बचत में जो पैसा हम बचाते हैं उसको फिर हम अगले उत्पादन में उसको लगाते हैं, उसको विनियोग कहलाता है। इस पर आई इक्वल टू वाई माइनस सी। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम, इनकम में से कंजम्पशन को घटा दिया जाए, जो हम खर्च करते हैं उसको घटा दिया जाए, तो हमारा क्या हो गया, निवेश हो गया। यहाँ आई विनियोग या इन्वेस्टमेंट हो गया, वाई या सी उपभोग हो गया। तो ये बचत के बारे में, बचत प्रवृत्ति के बारे में उन्होंने पढ़ा है। यहाँ बचत प्रवृत्ति का लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद।